हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये अपना यार डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन का लास्ट लेक्चर है। अपन ने पढ़ लिया था पाचन, अपन ने कर लिया था, ठीक है। अब बात करेंगे अवशोषण की। तो अपन ने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के देख लिया था। पाचन क्या होता है भाई? बड़े मोलिक्यूल को छोटे मोलिक्यूल में तोड़ना, भाई पाचन है। तो पाचन के अंदर अपन ने देख लिया, कार्बोहाइड्रेट को अपन ने तोड़ के देख लिया, प्रोटीन को, फैट को, इन सब को अपन ने तोड़ के देख लिया था। और अपने पास में जो अंतिम उत्पाद आए थे वो क्या आए थे? ये आए थे भाई। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या आया? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीन आए थे। प्रोटीन का क्या आया? अमाइनो एसिड। फैट का क्या आया? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। न्यूक्लिक एसिड का क्या आया? शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस। ये अपने पास आए थे। अब ये जो अपने पास में अंतिम उत्पाद आए हैं ना, इनको क्या करना अपन को? अवशोषण करना है इनका। अवशोषण का मतलब ये सारे कहां हैं? ये सारे कहां हैं? ये सारे हैं आपकी आंत के अंदर, क्योंकि सारा काम कहां हुआ है? आंत के अंदर हुआ है भाई। इन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के अपन ने इन छोटे छोटे टुकड़ों में बदला है, वो सारा काम कहां हुआ है? आंत में हुआ है। ये सारा सामान अभी आंत में है। लेकिन यार आंत में पड़ा पड़ा क्या काम आएगा भाई? एनर्जी कैसे बनेगी? अपन खाना क्यों खाते हैं? खाना इसलिए तो खाते हैं एनर्जी मिले। तो एनर्जी कैसे मिलेगी? एनर्जी मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो सारा उत्पाद है इसको कहां भेजना पड़ेगा? रक्त में भेजना पड़ेगा, है ना? रक्त में भेजना पड़ेगा। जो आपकी आंत है उससे कहां भेजना पड़ेगा? रक्त के अंदर भेजना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो? नहीं समझ रही बात? रक्त में भेजना पड़ेगा, ठीक है। जो रक्त में भेजने की प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? अवशोषण कहते हैं। बस अब उसी को करेंगे और फिर चैप्टर खत्म। चलो ध्यान से देखना भाई। ये क्या है? आपकी आहार नाल बना रहा हूं मैं एक बार। ये मान लो आपकी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके अंदर आपके ये मान लो आपका ग्लूकोज है, ठीक है। ये मान लो आपका फ्रक्टोज है, ठीक है। ये आपका गैलेक्टोज है। ये आपकी अमाइनो एसिड बना देता हूं मैं। ये आपकी अमाइनो एसिड नहीं दिख रही है इससे, चलो। ये आपकी अमाइनो एसिड है। ये आपकी फैटी एसिड ग्लिसरॉल है, ठीक है। ये सारे आपके किस में पड़े हैं? आपकी आहार नाल की जो आंत है उसके अंदर, छोटी आंत के अंदर है ये सारा सामान। अब इसको हमें किस में भेजना है? रक्त के अंदर भेजना है। हमें किस में भेजना है इसको? रक्त के अंदर। किसके अंदर भेजना है? रक्त के अंदर, ठीक है। जो रक्त के अंदर भेजने की जो प्रक्रिया है ना, उसी को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। अरे बहुत ठीक है या नहीं है? ठीक है भैया, अवशोषण की बात हमें समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। एक तो होती है आपकी रक्तवाहिका। क्या होती है? रक्तवाहिका। ध्यान से सुनना। एक तो क्या होती है? रक्तवाहिका। एक मिनट, रक्तवाहिका। ठीक है। और एक होती है आपकी लसिका वाहिका। दोनों में क्या फर्क है भाई? जो रक्त वाहिका है उसमें क्या जाएगा? आपका ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड जाएगा। और जो लसिका वाहिका इसमें क्या जाएगा? आपका लिम्फ जाएगा। लिम्फ वेसल है ये, है ना? इसमें क्या जाएगा? लसिका वाहिका है ये, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपकी जो रक्त वाहिका है ना, इसकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं। और जो आपकी लसिका वाहिका है ना, उसमें थोड़े बड़े बड़े छेद होते हैं। भैया इससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि भाई बड़े छेद हो छोटे छेद हो? भाई क्या मतलब? अरे हमें इसलिए मतलब है क्योंकि अब ये जो अपने पास है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, आपकी फैटी एसिड ग्लिसरॉल है, ठीक है, अमाइनो एसिड है, ये जो है ये अपन को किस में भेजने हैं? रक्त में भेजने हैं, ठीक है। अब यार ग्लूकोज जो है वो तो छोटा सा होता है ना, ग्लूकोज तो छोटा है, तो वो तो क्या रक्त वाहिका के अंदर आसानी से जा सकता है। लेकिन वही मैं बात करूं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की, वो थोड़ा क्या होता है? बड़े होते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या होते हैं? बड़े होते हैं। वो इसमें रक्त वाहिका में नहीं जा सकते। उनको भेजना तो है अपन को रक्त में, लेकिन वो रक्त वाहिका में जा नहीं सकते क्योंकि छोटे छेद होते हैं रक्त वाहिका के अंदर। तो क्या करें अपन? उसको भेजते हैं कहां पर? ये जो आपकी जो है ना फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इनको कहां भेजते हैं अपन? लसिका वाहिका के अंदर भेजते हैं।
क्योंकि लसिका वाहिका क्या है, इसके अंदर क्या होते हैं, बड़े छेद होते हैं, तो ये क्या आसानी से उसमें चला जाएगा। तो भैया हमें तो रक्त में भेजना था ना सामान, ये लसिका वाहिका के अंदर भेज दिया हमने। तो मैंने कहा कि लसिका वाहिका के अंदर भेजो चाहे आप रक्त वाहिका के अंदर भेजो, जो सारा सामान है ना वो आखिरकार जाएगा कहां पे, रक्त के में ही मिल जाएगा। क्योंकि ये जो इसके अंदर जो लसिका है ना, जो लिम्फ है ना, वो भी आगे जाके किस में मिल जाता है, रक्त में ही मिल जाता है। ठीक है, तो अपन देखो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को किस में भेजेंगे, लसिका वाहिका में भेजेंगे, बाकी सारा सामान रक्त वाहिका में। ठीक बात है। अब बात करते हैं अपन, एक एक की बात करेंगे। यहां मैं ले लेता हूं पेज और बात करेंगे किसकी, अवशोषण की बात करते हैं। ठीक है, यहां मैं बना लेता हूं, एक मेम्ब्रेन बना लेता हूं। एक मिनट दीजिए भाई, एक मिनट। ठीक है, अब देखो अपने पास में क्या क्या सामान है वो देखते हैं, एक एक को करेंगे अपन, है ना। सबसे पहले अपने पास में क्या है, अपने पास में क्या है, अपने पास में है ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है अपने पास में, अमाइनो एसिड है अपने पास में, और अपने पास में क्या है भैया, गैलेक्टोज भी है अपने पास में। चलो कोई बात नहीं, गैलेक्टोज लिख लेते हैं, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज है अपने पास में। ठीक है, ये अपने पास में सारा सामान है। ठीक है, ये इधर किस में है, ये इधर आपके है, आपकी जो आंत है उसके अंदर ये सारा सामान पड़ा है। इधर क्या है, आपकी रक्तवाहिका है, उसमें अपन को भेजना है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, भेजना है भाई। बीच में क्या है, ये आपकी मेम्ब्रेन है, इससे होते हुए इधर जाएंगे ये। अब इनको कैसे भेजेंगे वो देखना अपन को। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और गैलेक्टोज को हमने कहा कि भैया चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। तो ग्लूकोज ने कहा कि ठीक है मैं तो चला जाऊंगा भाई, मैं तो सीधा सीधा चला जाऊंगा, मुझे तो जरूरत नहीं है किसी की। अमाइनो एसिड बोला कि मैं भी चला जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गैलेक्टोज बोला नहीं नहीं भैया मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो अकेला नहीं जा सकता। ग्लूकोज बोला कि मैं अकेला जा सकता हूं, इस मेम्ब्रेन की आर पार मैं अकेला चला जाऊंगा। अमाइनो एसिड बोला मैं भी चला जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गैलेक्टोज बोला नहीं जी मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो अकेला नहीं जा सकता। तो इसको कहा किसकी जरूरत है, बोला कि मुझे इन दोनों की साथ में जरूरत तो है ही है। गैलेक्टोज बोल रहा है मुझे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड तो साथ में चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा मुझे चाहिए सोडियम की जरूरत पड़ेगी, जिसमें सोडियम के साथ में चला जाऊंगा। ठीक है, अकेला मैं नहीं जा पाऊंगा। तो हमने किसको बुलाया, सोडियम को बुलाया जी। किसको बुलाया, सोडियम को। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया, सोडियम जो है, एक मिनट, यहां हमने सोडियम के साथ में, ठीक है, इन सारे सामान को हमने इस साइड में भेज दिया। ठीक है, सोडियम को हमने इस मेम्ब्रेन के आर पार भेजा, तो हमें क्या है, थोड़ी सी एनर्जी खर्च करनी पड़ी यार। ठीक है, जब भी सोडियम को हमने इस साइड में, जब हमने सोडियम को इधर से इधर ट्रांसपोर्ट किया, तो हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ी। और वो इस तरीके के परिवहन को अपन क्या कहते हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ है ना, ये सोडियम यहां से यहां ट्रांसपोर्ट हुआ है, इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट को अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपन एक्टिव, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हिंदी में बात करूं तो प्राथमिक, प्राथमिक सक्रिय परिवहन, परिवहन। ये सोडियम के लिए है। सोडियम का परिवहन कैसा हुआ है, प्राथमिक सक्रिय परिवहन। ठीक है, प्राथमिक क्यों, क्योंकि भैया ये क्या है, आपका पहले जा रहा है सोडियम। ठीक है, सोडियम आगे आगे जा रहा है और पीछे पे कौन जाएगा, बोला आगे आगे हमें डर लगता है। इलेक्ट्रॉन्स ने कहा हमें डर लगता है, आगे आगे सोडियम को भेजो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। फिर इनको हमने भेजा इसके आर पार। ठीक है, तो ये कैसा परिवहन हुआ, ये आपका हुआ सेकेंडरी, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। और इसको नाम मैं क्या दे दूंगा,
हिंदी में द्वितीयक सक्रिय परिवहन, और इसको सह परिवहन भी कहते हैं। सह परिवहन इसलिए क्योंकि साथ साथ में जा रहे हैं ना, सोडियम और ये आपके साथ साथ में जा रहे हैं। तो पहला तो ये आपका परिवहन का हो गया, ठीक है। ग्लूकोज को भेज दिया हमने, अमाइनो एसिड को भेज दिया, गैलेक्टोज को भेज दिया। फिर बात करते हैं और क्या है आपके पास में, और क्या था आपके पास में, ग्लूकोज था, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड तो था ही, अमाइनो एसिड, और क्या था आपके पास में, फ्रक्टोज था। क्या था, फ्रक्टोज, ये था। तो हमने ग्लूकोज का कहा कि भाई सीधे सीधे चले जाओ यार, क्या नाटक कर रहे हो। ग्लूकोज ने कहा हम चले जाएंगे। अमाइनो एसिड को कहा कि भाई चले जाओ, अमाइनो एसिड ने कहा कि हम भी चले जाएंगे। लेकिन फ्रक्टोज बोला भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, ऐसे मैं तो नहीं जाऊंगा। तो हमने कहा कैसे जाओगे फिर, तो इसने कहा मुझे एक प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। कौन सी प्रोटीन की, कैरियर प्रोटीन की हमें जरूरत पड़ेगी, और वो कैरियर प्रोटीन इस मेम्ब्रेन में है, ठीक है। तो वो कैरियर प्रोटीन यहां, ये कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। तो इस कैरियर प्रोटीन से होते हुए ये सारा सामान इधर आ जाएगा। ये क्या है, कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, ठीक है। इस टाइप के जो ट्रांसपोर्ट है इसको क्या कहते हैं अपन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका बताता हूं आपको, आज अपने पास में क्या है जी, अपने पास में है ग्लूकोज है, ग्लूकोज है अपने पास में, अमाइनो एसिड तो है ही है, अमाइनो एसिड भी है, और क्या मान लो अपने पास में क्या हो, लिपिड, लिपिड, ठीक है। तो ये कैसे चला जाएगा, ये बेचारे ने कहा कि भाई ग्लूकोज को हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई ग्लूकोज भैया चले जाओ ऐसे ही, ठीक है। अमाइनो एसिड से भी कहा बोल ठीक है, लिपिड से भी कहा बोल ठीक है चले जाएंगे। तो ये डायरेक्ट आ जाते हैं बेचारे, सिंपल डिफ्यूजन से आ जाते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से आ जाते हैं। अब आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, एक चीज और बता देता हूं। सक्रिय जो आपका परिवहन होता है उसके अंदर क्या होती है, ऊर्जा का खर्च होता है, एटीपी जो है, एटीपी लगती है, ऊर्जा लगती है, ऊर्जा लगेगी। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है इसमें कोई ऊर्जा नहीं लगती, एटीपी जो है इसमें नहीं लगती, ऊर्जा जो है इसमें नहीं लगेगी, ठीक है। ऐसे सिंपल डिफ्यूजन में भी कोई एटीपी जो है उसका कोई काम नहीं है, ऊर्जा का कोई काम नहीं है भैया, बिना ऊर्जा के काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके तो ये आपके तीन तरीके हो गए। अब बात करते हैं आयंस की, बात कर लेते हैं। चलो पहले वाटर की बात कर लेते हैं कि पानी जो है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। पानी का ट्रांसपोर्ट, आप जो पानी पीते हो वो रक्त में तो जाएगा ना, ठीक है। तो वो पानी जो है अभी यहाँ पर इंटेस्टाइन, वो एक अलग तरीका है कि अपन किडनी वाला अलग तरीका है ना। हाँ, अभी अपन इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। तो पानी जो है उसका वो आर पार कैसे जाएगा, वो ओस्मोसिस से चला जाएगा। पानी कैसे जाएगा, ओस्मोसिस से, ओस्मोसिस से चला जाएगा। फिर बात कर रहे हैं आयंस की, आयंस की। तो आयंस कैसे जाएंगे, आयंस का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होगा इसके आर पार। अगर वो पॉजिटिव आयन है ना, अगर वो आयन कैसे हैं, पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे सोडियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव आयंस है ना, ठीक है, तो वो कैसे जाएंगे, तब वो जाएंगे आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कौन सा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर वो नेगेटिव आयन हुए, अगर वो कैसे हैं, नेगेटिव, यहां पर मैं Ca+2 और भी जोड़ देता हूं। अगर वो कैसे हुए, नेगेटिव आयन, जैसे आपके Cl नेगेटिव हो गया, आपका HCO3 नेगेटिव हो गया ना, ये जाएंगे। तो ये क्या जाएंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट से, पैसिव ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, ट्रांसपोर्ट से। इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एटीपी की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं भैया, कोई भी एटीपी की जरूरत इसमें नहीं होती है। एटीपी की जरूरत नहीं है, ऊर्जा की जरूरत नहीं है। एटीपी की जरूरत नहीं है तो ऊर्जा अपने आप ही नहीं है, ठीक बात है। तो ये मैंने आपको तरीके बता दिए। इन तरीकों से आपका जो है ग्लूकोज
ये जाते हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी शुगर है, ऐसी कौन सी शुगर है जो तीनों तरीकों से क्या है ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो वो आपकी है ग्लूकोज। ग्लूकोज देखो भैया एक्टिव से भी जा रही है, ग्लूकोज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से भी जा रही है, ग्लूकोज आपका सिंपल डिफ्यूजन से भी जा रहा है। ठीक है, फिर आपको ये पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी शुगर है जो सिर्फ आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाती है, तो आपके हो गया गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो है वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाता है। ऐसी कौन सी शुगर है जो आपकी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से जाती है, तो हो गया आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से जा रहा है। समझ में आई या नहीं आई? आई। अब मैं आपको एक टेबल बना के देता हूं, ठीक है, वो उससे समझने में आपको और आसानी रहेगी, लास्ट में याद करने में आसानी रहेगी। समझ तो उम्मीद करता हूं आप गए होंगे। चलो यहां मैं आपको एक टेबल बना देता हूं, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, और हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका किसका क्या होता है वो यहां मैं एक टेबल में बना देता हूं, आपको लास्ट में पढ़ने में आपको थोड़ी आसानी बन जाएगी। इसमें कोई एनर्जी की आपको जरूरत नहीं होती है, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, एटीपी की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कैरियर प्रोटीन चाहिए जी। क्या चाहिए? कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। कोई एनर्जी की जरूरत है क्या? एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इसकी बात करूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो इसमें भैया एनर्जी की जरूरत होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होती है। अब सिंपल डिफ्यूजन से किस किस का होता है? ग्लूकोज का हो जाता है भैया, ग्लूकोज का सिंपल डिफ्यूजन से बेचारे का हो जाता है। उसके अलावा किसका? अमाइनो एसिड भी चला जाता है, अमाइनो एसिड भी चला जाता है सिंपल डिफ्यूजन से। और कौन जाता है? Cl नेगेटिव आयन भी चला जाता है। ठीक है, नेगेटिव वाले तो चले जाते हैं बेचारे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं उनके लिए तो ना। अब बात करते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की, तो इसमें ग्लूकोज आ जाएगा, ग्लूकोज तो हर में जाता है, ग्लूकोज। अमाइनो एसिड भी चला जाएगा, अमाइनो एसिड भी चला जाएगा। और कौन है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो है ऐसी शुगर है जो किससे जाती है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से जाती है। उसके बाद बात करूं मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ग्लूकोज तो आ जाएगा, ग्लूकोज तो सबसे जाता है ना, ग्लूकोज आ जाएगा, अमाइनो एसिड भी आ जाएगा, अमाइनो एसिड भी आ जाएगा। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ऐसी कौन सी शुगर है जो सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाती है, तो वो कौन सा है? आपका गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। और ये गैलेक्टोज जो है कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द्वितीयक सक्रिय परिवहन ये करती है। ठीक है, इसके अलावा आपका पॉजिटिव वाले आयन Na+ हो गया ना, Ca+2 हो गया, ये सारे जो हैं आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये टेबल आपको ध्यान में रख लेनी है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, कल के लेक्चर में जो ऐड करनी है आपको, पेंक्रियाटिक जो लाइपेज है ना, पेंक्रियाटिक लाइपेज है, इसका एक और नाम है यार, ये पेंक्रियाटिक लाइपेज का एक और नाम है, स्टेप्सिन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चलो थोड़ा बढ़िया से लिखता हूं, स्टेप्सिन इसको कहा जाता है, इस एंजाइम का ना। तो ये ध्यान में रख लेना भाई, क्वेश्चन मतलब पूछ लेते हैं, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो बस, बाकी ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भैया ये कैसे कैसे होते हैं सारे, किस किस का जो अवशोषण कैसे होता है। ठीक है, अपने ग्लूकोज की बात कर ली, अमाइनो एसिड की बात कर ली, गैलेक्टोज की बात कर ली, सबकी बात कर ली। अब बात करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो अवशोषण है ना यार, उसमें थोड़ी सी ट्रिक हो लगती है। ठीक है, उसका अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे उसको पचाने में भी थोड़ी दिक्कत आई थी, पहले उसको भाई मिसेल बनाया था अपन ने, उसके बाद में उसको तोड़ना पड़ा है ना, उसको तोड़ने में दिक्कत आई, अब उसका अवशोषण करने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी। कैसे होगा? आसान है, ध्यान से सुनना। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का अवशोषण कैसे होता है, ध्यान से सुनो भाई। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो शुरुआत में कैसा था? ट्राइग्लिसराइड में था। कैसा था? ट्राइग्लिसराइड में था। ट्राइग्लिसराइड से अपन ने कल इसमें को तोड़ दिया था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल लिया था, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल लिया था। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहां है आपकी? ये आपकी आंत में। ठीक है, ये आपकी आंत में है। ये मैं आपकी आंत की एक कोशिका बना देता हूं, ये है, ये लो जी, ये क्या है? आपकी आंत की दीवार है। ठीक है, मतलब जो आपकी छोटी आंत जो है उसकी भी तो कोई ना कोई दीवार तो होगी, परत तो होगी। ठीक है, तो ये उसी की कोशिका मैंने बनाई है। ठीक बात है। और यहां आपकी क्या है? यहां आपका क्या है? यहां आपकी है लसिका वाहिका।
ये क्या है आपकी लसिका वाहिका। ठीक है, लिम्फ वेसल है ये। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रक्त वाहिका के अंदर फैटी एसिड ग्लिसरॉल नहीं आएंगे क्योंकि वो बड़े होते हैं। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है ना, ये कहां आएंगे, इस कोशिका के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आ जाएंगे। आ गए भैया। जैसे ही ये इसके अंदर आएंगे, ये किस में कन्वर्ट हो गए, ट्राइग्लिसराइड में वापस कन्वर्ट हो जाएंगे। ट्राइग्लिसराइड में वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो भैया हमें एक बात बताओ, जब इसको ट्राइग्लिसराइड से अपन ने कन्वर्ट किया बड़ी मुश्किल से फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, जैसे ही ये इसकी दीवार के अंदर गए, ये वापस ट्राइग्लिसराइड में बदल गए। तो फिर हमने कन्वर्ट क्यों किया इसको, भाई ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदला, फिर जैसे ही दीवार के अंदर गए और ये वापस ट्राइग्लिसराइड में बदल गए, तो हमने कन्वर्ट क्यों किया, इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि ट्राइग्लिसराइड को आप इस दीवार में नहीं बेच सकते। जो छोटी आंत की जो दीवार है ना, उसमें ट्राइग्लिसराइड नहीं घुस सकती, उसमें सिर्फ फैटी एसिड ग्लिसरॉल ही अंदर जा सकती है। अब वो अंदर जाने के बाद में ट्राइग्लिसराइड में बदल गई, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल है, यही इस दीवार के अंदर जा सकती है। ट्राइग्लिसराइड इस दीवार के अंदर नहीं जा सकती। समझ में आई बात। अब ट्राइग्लिसराइड जो है वो कुछ इस प्रकार की दिखती है। ये आपकी क्या है, ट्राइग्लिसराइड है। ये अब क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या लगेगी, एक प्रोटीन की एक लेयर लगती है। ठीक है, ये जो ट्राइग्लिसराइड है, इसकी चारों तरफ क्या लगेगी, एक प्रोटीन की एक परत लग जाएगी। क्या लग जाएगी, प्रोटीन की एक परत। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, इसको अपन बोलेंगे लिपोप्रोटीन। क्या बोलेंगे, लिपोप्रोटीन। ठीक है, क्यों लिपोप्रोटीन क्यों कहा इसको, अंदर ये क्या है, अंदर जो रेड कलर में जो है वो क्या है, लिपिड है, आपका लिपिड है, और ये जो ग्रीन कलर में क्या प्रोटीन है, इसलिए इसको क्या कह दिया, लिपोप्रोटीन कह दिया। ठीक है, और इसका नाम क्या है, काइलोमाइक्रोन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन। ठीक है, अब ये जो काइलोमाइक्रोन है ना, ये कहां चला जाएगा, ये काइलोमाइक्रोन जो है ये चला जाएगा आपका लसिका वाहिका के अंदर। ये जाएगा आपका किसमें, लसिका वाहिका के अंदर। ये आपका लसिका वाहिका के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और ये लसिका वाहिका के अंदर आ गया, लिम्फ में मिल गया। लिम्फ जो है आगे जाके अपन ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लिम्फ आगे जाके रक्त में ही मिल जाता है। ठीक है, तो रक्त में अपन ने पहुंचा दिया सारा सामान। मतलब ट्राइग्लिसराइड डायरेक्ट इस दीवार में नहीं आ सकता, इसलिए अपन ने फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदला। ठीक है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल को अपन ने इसमें डाला, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ट्राइग्लिसराइड में वापस कन्वर्ट हो गया। फिर अपन ने प्रोटीन की एक लेयर इस पर लगाई, क्योंकि जो ट्राइग्लिसराइड है वो डायरेक्ट इस लसिका वाहिका में नहीं जा सकता, तो अपन ने क्या किया, इस पर एक प्रोटीन की लेयर लगाई, लिपोप्रोटीन बनाया, जिसको अपन काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। और ये काइलोमाइक्रोन फिर कहां आ गया, इस लसिका वाहिका के अंदर आ गया। अब ये आगे जाके इसमें मिल जाएगा, रक्त में मिल जाता है। यहां तक समझ में आई या नहीं आई, बताओ भाई। तो ये अपना जो अवशोषण वाला जो पोर्शन है वो अपन खत्म कर चुके हैं, अवशोषण हो गया। अब आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, जो नई वाली एनसीईआरटी है, कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से एक दे रखा है, कैलोरीफिक वैल्यू। ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है, ये क्या है कि भाई कौन से फूड के अंदर कितनी कैलोरीज है ना, कितने 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज आएंगी। जैसे बात करें कार्बोहाइड्रेट की बात करें ना, तो कार्बोहाइड्रेट में कितनी किलो कैलोरी है 1 ग्राम के अंदर, मतलब एक प्रति ग्राम कितनी किलो कैलोरी होती है। वही मैं बात करूं प्रोटीन के अंदर कितनी होती है, और फिर आपकी जो फेट है उसके अंदर कितनी होती है, इसकी बात अपन करने वाले हैं। इसके लिए एनसीईआरटी ने 2 डेटा दिए हैं, एक है आपका ग्रोस वैल्यू दे रखी है और एक आपको फिजियोलॉजिकल वैल्यू दे रखी है। दोनों का मतलब क्या है, ग्रोस वैल्यू वो वैल्यू है जो लैब के अंदर जो है जांच करने पर जो निकल कर वैल्यू आती है, वो आपकी ग्रोस वैल्यू है। और फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो है वो क्या है, आपकी बॉडी के अंदर जब एक्चुअल शरीर में कोई खाना मतलब एक बात समझते हैं अपन कि कोई लैब के अंदर अपन टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और लैब के अंदर टेस्ट करने पर कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी किलो कैलोरी आई, ठीक है, वो लैब का एक डेटा आएगा। एक है कोई इंसान ने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया 1 ग्राम खाया, और उसके अंदर कितनी किलो कैलोरी आ रही है, दोनों में क्या है फर्क है। अब वो डेटा देख लेते हैं कौन सा क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। फूड जो है फेट अगर आपने खाया तो आपकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितनी आएगी, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम फेट खाने पर कितनी किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी बनती हैं। ये है ह्यूमन बॉडी की बात है ना, ये किसकी बात है, फिजियोलॉजिकल मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर बात हो रही है, ये ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, और ये लैब की बात हो रही है भाई,
ठीक है। और लैब पर चेक करने पर कितना आया 9.45 है ना, 9.45 इसकी वैल्यू आती है लैब के अंदर। और जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो है एक्चुअल बॉडी में कितनी आएगी 9 आएगी, है ना, ऊपर वाला पॉइंट वाला हटा देना, ठीक है। प्रोटीन की बात करूं तो इसमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम आती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और जो लैब है वहां पर 5.65 किलो कैलोरी आती है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 किलो कैलोरी पर ग्राम आती है, और आपकी जो लैब के अंदर कितनी आती है 4.10 किलो कैलोरी पर ग्राम आती है। अब इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार का आ सकता है कि कोई एक इंसान है वो क्या खा रहा है, इतनी ग्राम आपकी क्या खा रहा है, फैट खा रहा है, इतनी ग्राम आपकी कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, तो उसमें कितनी किलो कैलोरी हो सकते हैं, तो वो आप इससे क्या है कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब 1 ग्राम के अंदर 9 किलो कैलोरी है, तो 10 ग्राम के अंदर कितनी हो जाएंगी, 10 गुणा 9 कर देना भाई, आ जाएगा। आई समझ में, आगे चलते हैं। ये एनसीईआरटी की एक लाइन, एनसीईआरटी कुछ लाइंस हैं, इसमें क्या लिख रखा है वो देख लेते हैं कि भैया जो आपकी इंटेस्टाइनल जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, उसको रेगुलेट होती है किससे, अपन मतलब देखते हैं कोई खाना अपन ने बढ़िया सा देखा, और जब भी बढ़िया खाना देखते हैं हलवाई की जो दुकान है उससे आगे गुजरते हैं अपन, तो मिठाइयाँ देखते हैं और अपने आप ही क्या है मुंह में पानी आने लगता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो कहां से आ रहा है, वो क्या न्यूरल रिफ्लेक्स है, आप देख रहे हो, ठीक है, देखने से सूंघने से, ठीक है, ये क्या है मुंह में पानी आ रहा है, तो वो क्या है न्यूरल रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो यही बातें आप लिख रखी है। क्रियाएं विभिन्न अंगों के उचित समन्वय के लिए तंत्रिका और हार्मोन के नियंत्रण में होती है, मतलब तंत्रिका तंत्र जो है उसके कंट्रोल में, और आपकी जो हार्मोन्स है उनके कंट्रोल में ये सारी चीजें होती है। भोजन के भोज्य पदार्थों को देखने, उनकी गंध अथवा मुख गुहा नली में उपस्थित लाल ग्रंथियों का स्राव के लिए उद्दीपित कर सकती हैं, बता दिया मैंने आपको ये बात है ना। इसी प्रकार जठर और आंतरिक स्राव भी तंत्रिका संकेतों से उद्दीपित होते हैं। जो आपकी जो इंटेस्टाइनल जो आपकी सिक्रीशंस है ना, जो आपके पेट के अंदर या फिर आपके जो आंत के अंदर जो आपकी स्राव हो रहे हैं, वो भी क्या है आपके हार्मोन से, ठीक है, और आपकी हार्मोन से और आपके न्यूरल रिफ्लेक्स से, ठीक है, तंत्रिका से क्या हो सकते हैं, कंट्रोल हो सकते हैं। जैसे लोकल हार्मोन की बात करूं मैं, जो आपने आंत के अंदर जो आसपास के जो सेल्स हैं वो कुछ हार्मोन बनाती हैं, उनसे भी ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। बस ये सारी चीजें यहाँ लिख रखी हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों की पेशियों की सक्रियता भी स्थानीय में आपको पता है लोकल, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिकीय क्रियाओं द्वारा नियमित होती हैं। जो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम मान लो, या फिर आपकी जो लोकल जो सेल्स है उनकी जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनसे ये सारी चीजें कंट्रोल होती है। हार्मोनल नियंत्रण के अंतर्गत जठर और यांत्रिक म्यूकोसा से निकलने वाले हार्मोन पाचक रसों के स्राव को नियंत्रित करते हैं। कि जो लोकल हार्मोन है और जो आपकी सीएनएस से जो आपके न्यूरल रिफ्लेक्स आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं जो पाचक आपके जो एंजाइम्स हैं, जो आपके रस हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उनके सिक्रीशन को, उनके स्राव को नियंत्रित करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीजें, आगे चलते हैं। अब ये कुछ आपको हार्मोन दे रखे हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी में नहीं है, आगे वाले चैप्टर्स में है, लेकिन अपन यहाँ कर लेते हैं इनको ना। नॉर्मल बातें हैं इसमें। पाचन तंत्र का नियमन, ठीक है, ये पाचन तंत्र क्या करते हैं, नियमन करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं ना अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को कैसे नियमन करते हैं, उसका रेगुलेट कैसे करते हैं ना। तो पहला हार्मोन है गेस्ट्रिन हार्मोन। गेस्ट्रिन हार्मोन कहां से निकलता है, आमाशय से निकलता है, और किसको टारगेट करता है, आमाशय को ही टारगेट करता है। आमाशय को टारगेट करके क्या करवाता है, ये कार्य क्या करवाता है, गेस्ट्रिक ग्लैंड में गेस्ट्रिक ग्लैंड से गेस्ट्रिक जूस को स्रावित करवाता है, ठीक है। गेस्ट्रिन जो हार्मोन है वो निकलता कहां से है, आमाशय से ही निकलता है, आमाशय को ही टारगेट करता है। और आमाशय क्या कहता है, आमाशय कहता है आमाशय के अंदर क्या है, गेस्ट्रिक ग्लैंड है, और गेस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलवाता है, गेस्ट्रिक जूस निकलवाता है, जिसके अंदर आपके HCl वगैरह, पेप्सिनोजन, ये सारी चीजें हैं। फिर दूसरा हार्मोन है गेस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP। ये कहां से निकलता है, ग्रहणी से निकलता है, मतलब ड्यूडेनम से निकलता है, और आमाशय को टारगेट करता है। ये भी निकलता ग्रहणी से, लेकिन टारगेट आमाशय को करता है। और कार्य क्या है इसका, गेस्ट्रिक ग्लैंड के स्रावण को रोकता है। देखो, गेस्ट्रिन हार्मोन निकलवाता, स्रावित करवाता है, और ये जो GIP है ना, ये रोकने का काम करता है। दोनों एक दूसरे क्या है, उल्टे हैं। गेस्ट्रिन हार्मोन निकलेगा आमाशय से, आमाशय को टारगेट करेगा, और जो गेस्ट्रिक ग्लैंड है उसके जो श्रवण है उनको क्या है, बढ़ावा देगा कि भाई जल्दी से ज्यादा गेस्ट्रिक जूस निकले। और वही GIP जो है ना, वो क्या है, ग्रहणी से निकलता है और आमाशय को टारगेट करता है, और क्या करवाता है, ये गेस्ट्रिक ग्लैंड के श्रवण को रोकता है। एक बढ़ा रहा है, एक दूसरा रोकने का काम कर रहा है।
तीसरा हार्मोन सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन कहां से निकलता है? ग्रहणी से निकलता है और किसको टारगेट करता है? अग्नाशय, यकृत और आमाशय को क्या है टारगेट ये करता है। ये क्या काम क्या है इसका? पेंक्रियाज से क्या निकला? अग्नाशय को टारगेट कर रहा है, तो अग्नाशय में क्या काम करेगा? ये बाइकार्बोनेट का श्रवण करवाता है। यकृत से क्या करवाता है? बाइल का श्रवण करवाता है, ठीक है। और आमाशय में क्या करवाता है? गैस्ट्रिक जो श्रवण है उसको बढ़ाता है, ठीक है। फिर चौथा जो हार्मोन है वो कौन सा है? कोलेसाइस्टोकाइनिन पेंक्रियोजाइमिन, है ना, सीसी के पीजेड नाम से है, ठीक है। छोटी आंत से निकलता है ये और गाल ब्लैडर और पेंक्रियाज को क्या है टारगेट करता है। काम क्या है भाई? बाइल को निकलवाने के लिए गाल ब्लैडर में संकुचन करवाता है, ठीक है। बाइल कहां से निकलेगा? गाल ब्लैडर से निकलेगा। भाई निकलता तो वो लीवर से है, लेकिन उसको स्टोर और उसको कंसेंट्रेट कौन करता है? गाल ब्लैडर करता है, ठीक है। तो गाल ब्लैडर को संकुचित करवाता है ताकि वहां से बाइल निकले। पेंक्रियाटिक जूस में पाचक एंजाइम का ज्यादा से ज्यादा श्रवण हो, ये सारी चीजें कौन देखता है? ये आपका सीसीके पीजेड देखता है। तो ये जो 4 हार्मोन है इनका आपको जो है काम हम जो है वो ध्यान में रख लेना है बस, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये आपके एनसीईआरटी की, ये भी एक एनसीईआरटी की टेबल है। इसमें क्या लिख रखा है? इसमें कुछ नहीं लिख रखा, वही लिख रखा है कि मुंह के अंदर जो है वो कुछ आपकी दवाइयां जो है उनका क्या है अवशोषण होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है ना। तो यहाँ लिख रखा है मुख के अंदर क्या होता है? कुछ औषधियों जो मुख और जीवा की निचली सतह के म्यूकोसा के संपर्क में आती हैं वे आश्रित करने वाली रुद्र कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती हैं। तो यहां पर अवशोषण किसका होता है? कुछ दवाइयों का, कुछ दवाइयों का। औषधियां लिख रही है, मैं दवाइयां लिख देता हूं ना। ठीक है। आमाशय के अंदर क्या जल का होता है ना, सरल शर्करा का होता है, ठीक है। सरल शर्करा मतलब सिंपल आपकी जो ग्लूकोज सिंपल शुगर हो गई ना शर्करा शुगर है ना, सिंपल शुगर। एल्कोहल का हो गया ना, इनका अवशोषण होता है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं वाटर, सिंपल शुगर और आपका हो जाएगा एल्कोहल, ठीक है। इनका अवशोषण कहां होता है? आपके आमाशय के अंदर होगा। छोटी आंत के अंदर जो है आपको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है ना, अधिकतम अवशोषण कहां मिलेगा आपको? छोटी आंत में। अधिकतम अवशोषण, अधिकतम अवशोषण। तो आपको पूछे कि अधिकतम अवशोषण कहां देखने को मिलेगा, तो बोल देना भैया छोटी आंत में देखने के लिए मिलेगा। यहां अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अपन। पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख अंग है, बता दिया मैंने आपको। यहां पर पाचन की क्रिया पूरी होती है और पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसीय अम्ल है ना, बता दिया मैंने, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमाइनो एसिड म्यूकोसा द्वारा रक्त प्रवाह और लसिका में अवशोषण होता है, बता दिया मैंने आपको ना ये सारी चीजें। बड़ी आंत के अंदर क्या होता है? बड़ी आंत के अंदर जल का होता है भैया, जल का होता है और कुछ खनिज और औषधि जो ड्रग्स दवाइयां उनका होता है। तो आपको पूछे भैया मैक्सिमम जो अवशोषण है, अधिकतम अवशोषण जल का, अगर आपको सिर्फ पूछे कि मैक्सिमम अवशोषण किसका कहां होता है, अधिकतम जो अवशोषण है वो कहां होता है, तो बोल देना छोटी आंत में होता है। अगर आपको बोले जल का अधिकतम अवशोषण कहां होता है, तो आप बोल देना बड़ी आंत के अंदर जल का अधिकतम अवशोषण, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बात करेंगे अपन किसकी? पाचन तंत्र के विकारों की बात करेंगे, है ना। पाचन तंत्र के कुछ विकार दे रखे हैं, ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है। आ जाओ। आंत्र नलिका का शोथ जीवाणुओं और विषाणुओं के संक्रमण से होने वाला एक सामान्य विकार है, ठीक है। आपको पूछे कि जो आहार नाल है उसका जो सामान्य विकार है वो कौन सा है, तो बोल देना आहार नलिका का शोथ जो है ना, आहार नलिका का शोथ मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका इन्फ्लामेशन, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का इन्फ्लामेशन, ये जो चीज है एलिमेंट्री कैनाल का इन्फ्लामेशन। शोथ क्या होता है? इन्फ्लामेशन, जो जीवाणु और विषाणु द्वारा होता है। ये क्या है? एक सामान्य विकार है। सबसे सामान्य विकार आपको पूछे तो आप ये बताना। ऑप्शन में वो आपको दे देगा ये उल्टी होती है भाई, दस्त होते हैं, ये सारी बातें बोल देगा आपको ना। पीलिया होता है। सामान्य कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल का। आहार नाल का सामान्य रोग कौन सा है, तो बोल देना आहार नाल का जो शोथ होता है ना वो जीवाणु और विषाणु द्वारा होगा और वो क्या है? सामान्य विकार है, ठीक है। आगे चलते हैं। आंत्र का संक्रमण परजीवियों जैसे फीताकृमि, गोलकृमि, सूत्रकृमि, हुकवॉर्म, पिनवॉर्म आदि से भी होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपन एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले पीलिया। पीलिया को इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्डिस, सुना ही होगा आप सबने ना। पीलिया में होता क्या है? इसमें जो यकृत जो प्रभावित होता है, लीवर जो है वो आपकी इसमें प्रभावित होती है, ठीक है। पीलिया के अंदर, पीलिया में त्वचा और आंख जो है पित्त वर्णकों के जमा होने से पीले रंग की दिखाई देती हैं। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना, क्वेश्चंस में आती है, और ये यहां से जो क्वेश्चन आता है वो गलत करते हो। कैसा क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ये पूछता है आपसे
कि पीलिया के अंदर, जॉन्डिस के अंदर आंख और जो आपकी त्वचा है वो प्रभावित होती हैं। सही है क्या ये बात? पीलिया में आंख और त्वचा प्रभावित होती हैं। सही है क्या? गलत बात है। पीलिया में आंख और त्वचा प्रभावित नहीं होती है। कौन प्रभावित होता है? यकृत जो है, लीवर जो है वो प्रभावित होता है। आंख और त्वचा में आपको लक्षण दिखाई देते हैं। किसके कारण? जो बाइल है, जो पित्त है, उसके जमा होने के, जो पित्त वर्णक है आपकी बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, इनके जमा होने के कारण आंख और जो आपकी त्वचा है उनमें लक्षण दिखाई देते हैं, ना कि वो प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पीलिया में त्वचा और आंख जो है पित्त वर्णकों के जमा होने की पीले रंग की दिखाई देती हैं। प्रभावित कौन होता है? आपका यकृत होता है। ये अपने दिमाग में बैठा लेना। अगली बात करते हैं वमन की, वोमिटिंग। ठीक है, उल्टी यार, है ना, उल्टी को वोमिटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जिसको शुद्ध हिंदी में वमन ने बोल दिया है। यह आमाशय में संग्रहित पदार्थों की मुख से बाहर निकलने की क्रिया है। मतलब पेट में जो जमा है सारा सिस्टम है, वो अगर मुंह के द्वारा बाहर आ रहा है उसको अपन बोल देते हैं वमन बोल देते हैं, वोमिटिंग बोल देते हैं। यह प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला में स्थित वमन केंद्र, है ना, मेडुला में, जो ब्रेन का मेडुला है वहां पर क्या है? वोमिटिंग सेंटर है। कौन सा है? क्या नाम है? वोमिटिंग सेंटर, जिसका हिंदी में क्या बोला? वमन केंद्र। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वोमिटिंग सेंटर। वोमिटिंग सेंटर कहां है? ये मेडुला के अंदर है, मेडुला में है। और ये नियंत्रित करता है ना, इसी से आपकी जो वमन उल्टी होगी या नहीं होगी वो कौन नियंत्रित करता है? मेडुला में क्या होता है? एक अलग से सेंटर बनाया गया भाई, वमन केंद्र। ठीक है। उल्टी से पहले बेचैनी की अनुभूति होती है, पता ही है सबको ये उल्टी तो ना। अगली बात करते हैं प्रवाहिका। प्रवाहिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरिया, और आपकी भाषा में दस्त। ठीक है, ये क्या है? आंत्र जो है बोवल की अप सामान्य गति की बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला हो जाना। मतलब बार बार जो है क्या होगा? बोवल मूवमेंट चलेंगे। ठीक है, कोई सीमा नहीं रहेगी जिनकी असीमित चलेंगे ना, बार बार होंगे ना असामान्य। और जो है आपका जो मल है वो क्या है? अत्यधिक पतला हो जाएगा। और प्रवाहिका जो डायरिया है उसको क्या बोलते हैं? प्रवाहिका या फिर डायरिया कहते हैं, दस्त बोलते हैं। इसमें भोजन जो है अवशोषण की, भोजन की जो अवशोषण क्रिया है वो घट जाएगी। भोजन जो है वो अवशोषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भोजन जो है वो टिकेगा ही नहीं पेट में, आंत में टिकेगा ही नहीं उसकी पचने के लिए। खाया गया, खाया गया, खाया गया, बस ये रहता है ना। अगला है कोष्ठबद्धता। कोष्ठबद्धता को हिंदी क्या बोलते हैं? कब्ज, और इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन क्या है? कब्ज में क्या होता है? मलाशय में मल रुक जाता है। मलाशय मतलब रेक्टम, रेक्टम के अंदर क्या है? मल जो है वो रुक जाएगा और फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। आगे नहीं बढ़ेगा उसको क्या बोलते हैं? कब्ज बोलते हैं। आगे नहीं बढ़ेगा मतलब जो गूदा दबार है उससे बाहर नहीं निकलेगा। तो कब्ज में मलाशय में मल रुक जाता है और आंत्र की गतिशीलता अनियमित हो जाती है। जो आपकी आंत्र है उसकी जो गतिशीलता है वो अनियमित हो जाएगी। पता ही नहीं चलेगा भाई, कभी कभी चल रही है, कभी तेज तेज, कभी धीरे धीरे, तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जो रेक्टम के अंदर जो मलाशय है उसके अंदर मल जो है वो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता फिर। ठीक है, तो फिर दिक्कत होती है। अगला है फिर अपच। अपच क्या है? इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होता है? आप भाई ज्यादा मिर्ची का खा लो, ज्यादा टेंशन कर लो, ठीक है, आपकी एंजाइम्स प्रॉपर नहीं निकल रहे हैं, तो क्या होता है? अपच होती है। ये क्या होता है इसके अंदर? इंडाइजेशन के अंदर क्या होता है? आपको यार इस पेट बराबर लगेगा, खाना आपने खाया भी नहीं है ना, आपने एक दिन क्या है बढ़िया से समोसे खा लिए, बहुत सारा आपने खा लिया, और उसके बाद में स्पाइसी फूड खा लिया आपने, और फिर अगले 2 दिन तक आपको भूख ही नहीं लग रही। वही क्या होता है? इंडाइजेशन। उसी का क्या बोलते हैं? इंडाइजेशन। तो इस स्थिति में भोजन पूरी तरह नहीं पचता है, ठीक है, और पेट भरा भरा आपको महसूस होता है। अपच एंजाइमों के स्राव में कमी, ठीक है, आपकी जो पाचन एंजाइम है उनकी स्राव में कमी होने कारण भी होता है ये, ठीक है। व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता, आपकी फूड पॉइजनिंग हो गई। खाद्य विषाक्तता किसको बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग को बोलते हैं। अधिक भोजन करने से, मसालेदार भोजन करने से होता है ये सारी चीजें ना, मतलब समोसे वगैरह, आपने ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, ज़्यादा टेंशन कर रहे हो ना, व्यग्रता, ज़्यादा टेंशन कर रहे हो तो इस वजह से होता है ना। तो ये सारी आपको बता दी है मैंने, ठीक है, क्या है विकार है आपके। जो लास्ट में टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में वो क्या है आपका? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, शॉर्ट में जिसको बोलते हैं पीईएम। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? पीईएम। फुल फॉर्म इसको याद रखना भाई, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसकी फुल फॉर्म है पीईएम की, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई? प्रोटीन की क्या है? प्रोटीन की कमी कारण ये कुछ रोग होते हैं। कौन से रोग हैं वो? एक है क्वाशियोरकार, एक है मैरास्मस। 2 रोग हैं, एक है क्वाशियोरकार, एक है मैरास्मस। दोनों में फर्क देख लेते हैं, ठीक है, जितना अपने को पूछा जाएगा उतना अपन देख लेंगे, ठीक है। क्वाशियोरकार जो है वो किस में होता है? क्वाशियोरकार उन बच्चों में होगा जिनकी आयु 1 साल से ऊपर हो गई।
क्वाशोरकार किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा? सबसे पहले पॉइंट याद रखो भाई, क्वाशोरकार जो रोग है वो किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा? वो उनके अंदर देखने के लिए मिलेगा जिनकी आयु 1 साल से ऊपर हो चुकी, उनके अंदर अपन को क्वाशोरकार देखने के लिए मिलेगा। दूसरा पॉइंट, क्वाशोरकार किनके अंदर देखने को मिलेगा? पहली बात तो 1 साल से ऊपर होना चाहिए बच्चा, भैया 1 साल से ऊपर का तो है बच्चा। दूसरी कंडीशन है प्रोटीन की कमी हो जाती है उसके अंदर, क्या हो जाएगी? प्रोटीन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो गई, लेकिन कैलोरी जो है वो सामान्य रहेगी, कैलोरी जो है वो तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन प्रोटीन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसके उम्र 1 साल से ऊपर है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है? प्रोटीन की कमी है, कैलोरी लेकिन नॉर्मल है, कैलोरी अगर नॉर्मल है तो उसमें फैट जो की मात्रा रहेगी, प्रोटीन की कमी हो चुकी है लेकिन उसके अंदर फैट बराबर है उसके अंदर, ठीक है। और ऐसे जो बच्चे होंगे ना उसके अंदर आपको सूजन देखने के लिए मिलेगी, वो आपको एकदम से मरे हुए नहीं दिखेंगे, आपको एकदम से कैसे दिखेंगे? पतले से नहीं दिखेंगे आपको, वो आपको मोटे मोटे दिखाई देंगे। वो मोटापा कैसे आ रहा है उसके उनके अंदर? सूजन है वो, ठीक है, मोटापा नहीं है वो क्या है? सूजन है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के अंदर क्या देखने में? सूजन देखने को मिलती है। तो क्वाशोरकार का पॉइंट मैंने आपको बता दी, पहला पॉइंट क्या है? उम्र 1 साल से ऊपर होनी चाहिए बच्चे की, उसके अलावा प्रोटीन की कमी होती है इस रोग के अंदर, और क्या होता है? कैलोरी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, फैट होता है इन बच्चों के अंदर, ठीक है, और इसके अलावा इनके अंदर सूजन आ जाती है, ठीक बात है। आगे चलते हैं, मैरास्मस की बात करते हैं। मैरास्मस रोग किन के अंदर होता है? सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है? 1 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर ये रोग देखने के लिए मिलेगा, 1 साल से कम उम्र, ठीक है। प्रोटीन की कमी होती है इनके अंदर भी प्रोटीन की कमी होती है। तो भैया प्रोटीन की कमी तो क्वाशोरकार के अंदर भी थी, यहां ऐसा अलग पॉइंट कौन सा आ गया? 1 साल से कम उम्र होनी चाहिए, प्रोटीन की कमी होनी चाहिए, उसके अलावा कैलोरी जो है वो भी कम होनी चाहिए, जबकि क्वाशोरकार में कैलोरी कैसी थी? नॉर्मल थी। क्वाशोरकार में कैलोरी कैसी थी? नॉर्मल थी, लेकिन मैरास्मस में क्या हो गया? कैलोरी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कैलोरी बहुत कम हो जाती है, और इसमें फैट भी नहीं होता मैरास्मस के अंदर, और बच्चे एकदम से हो जाएंगे पतले, ठीक है, बिल्कुल मरे हुए दिखाई देंगे, है ना। तो ये जो है ऐसे बच्चों ये जो कंडीशन है इसको क्या बोलते हैं? मैरास्मस बोलते हैं। ये कब होता है? जब बहुत जल्दी सेकंड प्रेगनेंसी जब हो जाती है तब ये रोग जो है वो देखने के लिए मिलता है। ये भैया आपको मैंने 2 रोग बता दिए, क्वाशोरकार और मैरास्मस, जो प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। क्वाशोरकार 1 साल से बड़े बच्चे उनके अंदर देखने को मिलेगा, प्रोटीन की कमी, कैलोरी जो वो नॉर्मल होती है, फैट इनके अंदर होता है, सूजन इनके अंदर आ जाती है जिसके ये मोटे मोटे लगते हैं। वही बात करूँ मैं आपको मैरास्मस की, 1 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा, प्रोटीन की कमी होती है, कैलोरी की भी कमी होती है, फैट इनके अंदर होता नहीं, ठीक है, और ये बहुत पतले से एकदम मरे हुए दिखाई देंगे। ये बस कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। मेरी तरफ से ये जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, पाचन एवं अवशोषण जो चैप्टर है कंप्लीट है। एनसीईआरटी की आपको हर एक लाइन जो है वो समझा दी गई, हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने की पूरी कोशिश मैंने की है। समझ में आया है नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।